आज हम बात कर रहे हैं 2022 में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में हुए एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव की। हम इसे किसी पार्टी की हार जीत के नजरिए से नहीं, बल्कि इस तरह से देखेंगे कि वहां के मतदाताओं ने, वहां की जनता ने क्या संदेश दिया। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? पहले हम नालागढ़ की दोहरी सच्चाई को समझेंगे, फिर 2022 के नतीजों पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि ये गिरावट क्यों और कैसे आई, नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नालागढ़ को समझने के लिए हमें इसकी दोहरी पहचान को देखना होगा। ये एक औद्योगिक शहर तो है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण वोटरों की अपनी कुछ बुनियादी परेशानियां और शिकायतें भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आता है। इसकी लोकेशन ही इसे एक अहम उद्योग केंद्र बनाती है, जिससे इसकी राजनीतिक और आर्थिक अहमियत दोनों ही बढ़ जाती है। और यही है वो दोहरी सच्चाई। एक तरफ इसे हिमाचल का मैनचेस्टर कहा जाता है, बड़े बड़े वादे हैं, उद्योग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। टूटी फूटी सड़कें, रेल लिंक का दशकों से अधूरा इंतजार और स्थानीय नौजवानों में बेरोजगारी। मतलब विकास की जो कहानी सुनाई जा रही है वो जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतरी है। और ये मत समझिए कि यहाँ के लोग उदासीन हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लगभग 85% वोटिंग होती है, जो देश में सबसे ज्यादा में से एक है। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर अपने हक को लेकर कितना जागरूक है और बदलाव के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना जानता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, 2022 के विधानसभा चुनाव के वो नतीजे जिन्होंने सबको चौंका दिया। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर को लगभग 44.5% वोट मिले। ये एक तरफा जीत थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और सत्ता में बैठी भाजपा सिर्फ 23% वोट लेकर तीसरे नंबर पर खिसक गई। और ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। जीत का अंतर देखिए, जहां 2017 में फैसला सिर्फ 1242 वोटों से हुआ था, वहीं 2022 में जीत का अंतर 13,000 वोटों से भी ज्यादा का था। ये एक तरह का सियासी भूकंप था। तो सवाल ये उठता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका लगा कैसे? क्या ये सब अचानक हो गया या फिर इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा रही थी? देखिए, हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा और सूचित होकर अपनी राय रखने का अधिकार ये बुनियादी मूल्य हैं। और जब मतदाता इतनी बड़ी संख्या में अपनी आवाज उठाते हैं तो ये लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। जब हमने आंकड़ों को और गहराई से देखा तो पता चला कि 2022 का नतीजा कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे, एक दशक से भी ज्यादा वक्त से। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2012 में भाजपा का वोट शेयर 56% के करीब था, जो एक बहुत मजबूत स्थिति है। 2017 में यह गिरकर 35% पर आ गया। यह पहली चेतावनी थी। और 2022 में यह सिर्फ 23% पर सिमट गया। यह गिरावट लगातार थी और बहुत साफ दिखाई दे रही थी। और अगर हम निर्दलीय और कांग्रेस के वोटों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 71% से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब 71% से ज्यादा वोट सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ थे। ये जनता की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट और एकजुट संदेश था। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि वोटरों ने अपना मन क्यों बदला। वो कौन सी खास वजहें थीं जिन्होंने इस बड़े बदलाव में अपनी भूमिका निभाई? वजहें कई थीं। एक तो जाहिर है, सत्ता के खिलाफ एक मजबूत माहौल था। फिर पार्टी के अंदर ही खींचतान और गुटबाजी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। एक बड़ा फासला था राष्ट्रीय मुद्दों और जमीनी जरूरतों के बीच। साथ ही अंदरूनी बनाम बाहरी की एक बहस भी चल पड़ी थी और कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी। और ये जो अंदरूनी गुटबाजी का मामला है, ये बहुत अहम है। देखिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते केएल ठाकुर, वो कोई बाहर के नहीं थे। वो खुद भाजपा के एक बड़े नेता रह चुके थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो अलग हो गए और उन्होंने पार्टी के ही पारंपरिक वोट बैंक में सीधी सेंध लगा दी। ये एक लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। आप राष्ट्रीय स्तर पर विकास की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर किसी के गांव की सड़क ही टूटी है तो उसके लिए वो सब वादे खोखले हैं। ये राष्ट्रीय कहानी और स्थानीय हकीकत के बीच का सीधा टकराव था। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? विश्वास को फिर से कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत यानी कि 4 स्तंभों वाली एक रणनीति सामने रखी गई। पहला, आर्थिक विकास। जो वादे किए गए हैं जैसे सड़क और रेल लिंक, उन्हें पूरा करो। दूसरा, सुशासन। अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम कसो।
तीसरा, स्थानीय पहचान को तवज्जो दो। और चौथा, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन तैयार करो। और इन चारों में से ये जो स्थानीय पहचान वाला मुद्दा है, ये भावनात्मक रूप से बहुत ताकतवर होता है। एक ऐसे उम्मीदवार को आगे बढ़ाना जो नालागढ़ का अपना बेटा हो, ये नारा बाहरी उम्मीदवारों के प्रति लोगों के मन में जो गुस्सा है उसका सीधा जवाब हो सकता है। ये अपनेपन की भावना जगाता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सुशासन का एक पहलू ये भी है कि नागरिकों की जानकारी और डेटा को जिम्मेदारी से संभाला जाए, जैसा कि हमारे देश का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। विश्वास बनाने के लिए ये भी एक अहम कड़ी है। आखिर में नालागढ़ का ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। आप पैसे से भीड़ तो जुटा सकते हैं, शोर भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में जीतना है तो आपको जनता का विश्वास कमाना होगा। और विश्वास जमीनी काम से आता है, लोगों की सेवा करने से आता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 80 420 41 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।